Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 8th of December 2023. फर्स्ट न्यूज़ है यूएन चीफ इन्वोक्स रेयर आर्टिकल फॉर गाजा सीज फायर एंगर्स इसराइल। अब ये आर्टिकल है 99 ऑफ द यूएन चार्टर। अब आर्टिकल 99 क्या कहता है? तो आर्टिकल 99 ये कहता है कि अगर सेक्रेटरी जनरल को ये लगता है कि जो यहाँ पर सिचुएशन है इसकी वजह से इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो सेक्रेटरी जनरल इस मैटर को रेफर कर सकता है टू द सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल मेड अ रेयर मूव ऑन वेंसडे टू फॉर्मली वार्न द सिक्योरिटी काउंसिल कि ये जो गाजा वॉर चल रही है इससे क्या ग्लोबल थ्रेट हो सकता है। टू बी अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन नीड्स एटलीस्ट 9 वोट्स इन फेवर एंड कोई भी मेंबर इसको वीटो ना करे। तो जो भी यहाँ पर परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, कोई भी इसको वीटो ना करे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस केस में यहाँ पर यूएस जो है इसको वीटो कर देगा। अब आर्टिकल 99 क्या पहली बार इतिहास में यूज़ हुआ है? तो नहीं, इससे पहले 10 इंस्टेंसेस में मैटर को यहाँ पर लेकर आया गया है बाय द सेक्रेटरी जनरल टू द सिक्योरिटी काउंसिल अगर इंटरनेशनल पीस को लेकर थ्रेट लग रहा है। फॉर एग्जांपल 1971 की जो वॉर हुई थी जिससे बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, तो इस मैटर को लेते हुए भी यहाँ पर जो यूएन का चार्टर का आर्टिकल 99 है इसको यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है ओनली मेजर वेस्टर्न नेशंस टू ज्वाइन इटली लीव्स चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इटली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आ गया है क्योंकि यहाँ पर पैक्ट को रीन्यू करना था जो कि इटली ने करने से मना कर दिया है। तो इटली हैज़ ऑफिशियली इन्फॉर्म चाइना कि ये जो इटली है ये छोड़ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डिसमिसिंग फियर्स द डिसीजन कुड सार रिलेशंस एंड डैमेज द इटालियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट सोर्सेज सेड ऑन वेंसडे। इटली 2019 में पहला एंड एक ही मेजर वेस्टर्न नेशन था जिसने कि ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया था। रशिया सऊदी अर्ज ओपेक प्लस पावर्स टू ज्वाइन ऑयल कट्स आफ्टर पुतिन मोहम्मद बिन सलमान मीट्स। तो ओपेक के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मेंबर्स नहीं भी याद हैं तो चलेगा। ओपेक, ओपेक प्लस, आप ऐसे याद कर सकते हो कि किन्होंने ओपेक को छोड़ा है। तो अगर कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी तो वही ऑप्शन दिए जाएंगे जिन्होंने एक्चुअली ओपेक को छोड़ दिया है। आगे हम चलते हैं। इंडियन एनवॉय मेट फॉर्मर नेवी मैन ऑन कतर डेथ रो आफ्टर पीएम आमिर टॉक्स। तो COP28 चल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो कतर के आमिर हैं उनमें बातचीत हुई थी। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कतर है इसने काउंसलर एक्सेस अलाउ कर दी है फॉर्मर नेवी मैन जिनको कि एक्चुअली यहाँ पर डेथ पेनल्टी का सेंटेंस दिया गया है। अब ये स्पाइंग कर रहे थे, स्पियोनाज कर रहे थे क्या, इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि कुछ भी पब्लिक डोमेन में अभी नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल जिनको डेथ सेंटेंसेस दिए गए हैं बाय अ कतरी कोर्ट इन अक्टूबर, इंडियन एम्बेसडर इन दोहा मेट देम इन प्रिजन ऑन December 3। काउंसलर एक्सेस was granted just a couple of days after प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थनी से मिले थे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द COP28 समिट। तो कनाडा का बेसिकली ये कहना था कि आपने नेज्जर को मारा है और इंडियन गवर्नमेंट के इसमें कनेक्शन है। यूएस ने ये कहा था कि आप गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की एक इंडियन ऑफिशियल कोशिश कर रहा था। तो दोनों में हमारा रिस्पॉन्स अलग था। कनाडा को बेसिकली हमने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो और आपके पास यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है ये कहने के लिए, जबकि यूएस ने जब हमसे कहा कि यहाँ पर गुरुपतवंत सिंह पन्नू को कोई यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल मारने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर प्लॉट था इसके असासिनेशन का, तो हमने यूएस ने हमें इनपुट्स दिए कि इस तरीके से ये सब कुछ है। हमने यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई। तो हमने इक्विटेबल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया दोनों को? तो यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका रीज़न दे दिया है कि हमने इक्विटेबल ट्रीटमेंट इसीलिए नहीं दिया क्योंकि यूएस ने सिर्फ हमें इनपुट्स दिए कि ये है जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है। कनाडा ने कोई इनपुट नहीं दिए, बस कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में अपनी खड़े हुए जस्टिन ट्रूडो और जो मन में आया वो बोल दिया। तो ड्राइंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एलिगेशंस लेवल्ड by the US and Canada of assassination plots against Khalistani separatists in their countries, External Affairs Minister S. Jaishankar told Rajya Sabha on Thursday कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है इक्विटेबल ट्रीटमेंट का क्योंकि यूएस ने हमें इनपुट्स प्रोवाइड किए लेकिन कनाडा ने ऐसा कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं किया था। टू क्विट महाराष्ट्र पैनल। तो एक्चुअली क्या है, एक महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है जिसको कि ये कहा गया था कि आपको डेटा कलेक्ट करके ये बताना है क्या जो यहाँ पर मराठा हैं ये क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसी सिचुएशन है कि इनको यहाँ पर कोटा देना ज़रूरी है, क्या ये बैकवर्ड हैं। तो एक्चुअली गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो महाराष्ट्र पैनल इसके ऊपर यहाँ पर इसको प्रेशर डाल रही है कि आपको जानबूझकर ऐसा डेटा प्रोड्यूस करना है जिसकी वजह से हम रिजर्वेशन दे सकें और 50% लिमिट को ब्रीच कर सकें, जिसकी वजह से यहाँ पर जो महाराष्ट्र पैनल के लोग हैं क्विट कर रहे हैं क्योंकि आप उनको फोर्स कर रहे हो। आप उनसे ये कह रहे हो कि आपको रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी, लेकिन उस रिपोर्ट में बायसनेस होगी, उनको ज़बरदस्ती दिखाना पड़ेगा कि नहीं मराठास बैकवर्ड हैं, जबकि हो सकता है वो सच में ना हो।
तो इन व्हाट हैज ट्रिगर्ड रेजिग्नेशंस इन द महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, एक क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी है, एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट हैज आस्क्ड इट कि आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है मराठा कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में, एंड जिसकी वजह हमें 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हम ब्रीच कर सकते हैं। तो 50% रिजर्वेशन की लिमिट इंदिरा साहनी जजमेंट में बताई गई थी कि जो रिजर्वेशन है ये 50% लिमिट को ब्रीच ना करे। दो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन के बाद यहाँ पर 50% लिमिट ब्रीच हो चुकी है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिकल बेसिस पर है, ना कि यहाँ पर सोशल बेसिस पर है, इसीलिए 50% की लिमिट को ब्रीच करना अलाउ किया गया था। एंड 50% की लिमिट फ्लेक्सिबल है अगर कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। रेवनाथ टेक्स ओथ एज तेलंगाना सीएम, तो हम देख चुके हैं रेवनाथ रेड्डी ये यहाँ पर तेलंगाना के सीएम बने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं तो स्किप कर रहे हैं। कल ही हमने हिंदू में देखा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अकॉर्डिंग इंडिया में 13.5 करोड़ लोग जो हैं ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं पिछले 5 सालों में। ईवल स्प्रेडिंग फास्ट, हरियाणा बीजेपी एमपी सीक्स लॉ अगेंस्ट लिव इन रिलेशनशिप, तो एक्चुअली बीजेपी एमपी उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट हमें लॉ बनाकर लाना चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो अगर आपका ऑप्शनल ऐसा हो जिसमें लिव इन रिलेशनशिप या मैरिज आपके सिलेबस में आता हो तो प्लीज़ पढ़ लेना, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंटरव्यू में आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं इसके बारे में। हाउ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टैकल्ड चीटिंग, तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन है जहाँ पर पेपर एक्चुअली लीक हो जाता है। अब पेपर लीक करने के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या किया जो कि बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकते हैं, तो बेसिकली जो यूपीएससी करता है वही सब यहाँ पर किया गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंटी वायरल मेथड यूज़ किया गया। इसके अलावा जो यहाँ पर सील को तोड़ा जाएगा वो तोड़ा जाएगा जब यहाँ पर एस्पिरेंट्स के सामने, ऐसे नहीं कि 1 घंटे पहले अपने ऑफिस में ही सील को तोड़ दिया। तो ये सारे कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिए गए हैं। COP28 एंटर्स सेकेंड वीक, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज अनरिजॉल्व हैं। ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज क्या क्या हैं, तो ग्लोबल स्टॉक टेक किया गया जिसमें ये पता चला कि 1 डिग्री टेम्परेचर तो राइज हो ही चुका है, सिर्फ 0.5 डिग्री को हमें कैप करने की कोशिश करनी है। तो अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट रखना है। तो 9 प्लेजेस की यहाँ पर बात की गई। पहला ये है कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है बाई 2030। दीज प्लेजेस आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द कंट्रीज एंड इंडिया एक्चुअली इनमें से किसी भी प्लेज का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो ट्रिपल करने की बात की गई ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, हम इसके पार्ट नहीं है क्योंकि हम किसी भी ऐसे उसका पार्ट नहीं बनना चाहते हैं जो कि कॉप नेगोशिएशन से बाहर है, क्योंकि एक्चुअली इसमें नुआंसेस का ध्यान नहीं रखा जाता है। मीथेन एमिशंस को लेकर जो मीथेन प्लेज साइन हुई थी, ग्लोबल मीथेन प्लेज, पहले हमने उसके भी हम पार्ट नहीं थे क्योंकि मीथेन को लेकर हमारा थोड़ा एक्चुअली सेंसिटिव इशू हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर से मीथेन रिलीज होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। G7, तो G7 के एक्चुअली आपको बस कंट्रीज़ पता होने चाहिए कि G7 में कौन कौन से कंट्रीज़ है। बाकी G7 ने बैन लगा दिया है रशियन डायमंड जो कि पॉलिश होता है दूसरे कंट्रीज़ में। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको G7 के मेंबर्स पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर असम टू गिव एस्टीमेट ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको असम अकॉर्ड पता होना चाहिए। सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट पता होना चाहिए कि सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है। तो यहाँ पर मेंशन है सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट जो कि 1985 में इंट्रोड्यूस किया था फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ द असम अकॉर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एजिटेटिंग ग्रुप्स। ये कहता है कि जो लोग असम में आए हैं 1966 से लेकर 1971 के बीच में, एंड सिंस देन आर रेसिडेंट्स ऑफ द असम कैन रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, एंड उसके बाद से असम के रेसिडेंट्स हैं तो ये सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये है असम अकॉर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। कॉप एंड द न्यू एबनॉर्मल, तो ये हम देख चुके हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो कि दुबई में हो रही है। तो COP28 इज अंडर वे इन दुबई एंड ग्लोबल फोकस ये है कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। डिबेट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल्स को क्या एलिमिनेट करने की ज़रूरत है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए, या बिना फॉसिल फ्यूल्स को एलिमिनेट किए बिना भी हम इस टेम्परेचर को लिमिट कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन रिलेशनशिप विद क्लाइमेट चेंज इज कॉम्प्लेक्स, देयर इज ऑफन लेस एंगेजमेंट विद द फॉर्मर। अगर ह्यूमंस ऐसे ही फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोफ्यूल्स को बर्न करते रहे तो एयर पोल्यूशन वर्सन हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज वर्सन होगा, प्री मैच्योर डेथ होंगी। एट द एंड ऑफ द डे क्लीनर एयर हमें हेल्थियर प्लानट की तरफ लेकर जाएगी एंड ये ग्लोबल प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंडियाज वाइब्रेंट कैपिटल सिटी विटनेस डेंजरसली पुअर लेवल्स ऑफ एयर क्वालिटी इन नवंबर 2023 टू अ डिग्री, जो कि हमने सेवरल ईयर्स में देखा ही नहीं। तो नवंबर में अगर दिल्ली में देखते तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। द हेज अक्रॉस दिल्ली वॉज थिक एंड इट फेल्ट एज दो द सिटी वॉज enveloped by a dark mushroom cloud, and यहाँ पर PM 2.5 लेवल बहुत ज़्यादा थे। AQI सीवियर कैटेगरी में था 15 दिनों के लिए नवंबर में। द रेन्स ऑन नवंबर 9 एंड 10, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर पोल्यूशन थोड़ा बहुत कम हुआ था। अब एयर पोल्यूशन का एक रीज़न ये भी है जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब एंड हरियाणा में। हरियाणा में काफ़ी स्टबल बर्निंग कम हो गई लेकिन पंजाब में अभी तक कम नहीं हो पाई है। दिस वॉज द सिनेरियो एट अ टाइम व्हेन स्टबल बर्निंग काउंट्स इन नॉर्थ इंडिया अंडरस्टूड टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि इसकी वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी डिजोरेट हो रही है।
कंट्रोल मेजर्स दिल्ली में लगाए जाते हैं अंडर ग्राफ कि अगर इतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है तो हम ग्राफ 1 लगा देंगे, देन ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4. देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट लोकल emissions rose by more than 50% in 1 year. The question is, in November pollution का हेज क्यों था? Another curious data came from the advanced version of the SUFFER model. डिस्पाइट नवंबर 2023 लोएस्ट स्टेबल बर्निंग काउंट था, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था. तो क्या इसका रीज़न क्लाइमेट चेंज हो सकता है? तो आंसर लाइज इन अनइंटेंडेड शिफ्ट इन द वेदर पैटर्न्स इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब. हम देखें तो यहाँ पर नेचुरल चेंजेस की वजह से, जो अनयूजुअल नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है. दिल्ली एयर क्वालिटी वर्सन हो रही है. द टर्म्स लाइक एनसो, ला नीना और एल नीनो, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें यहाँ पर जो वेदर पैटर्न से बहुत तेज़ी से चेंज होते हुए दिख रहे हैं. अनप्रेसिडेंटेड ट्रिपल डिप हमने लानीना में देखा, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में हमें ये देखने को मिला कि विंटर कैसे स्टैग्नेट हो गया, जो विंटर स्टैग्नेशन कंडीशन है, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो गए हैं एयर में एंड पोल्यूटेंट्स डिस्पर्स नहीं हो पाने. तो ऑथर ने बेसिकली यही कहा है कि एयर पोल्यूशन सिर्फ स्टेबल बर्निंग या व्हीकुलर एमिशंस इन सबसे नहीं हो रहा, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहा है. नेक्स्ट यहाँ पर फर्टिलाइजर. तो फर्टिलाइजर एक्चुअली आपका टॉपिक है अगर आप GS3 एग्रीकल्चर में देखो. तो सबसे पहले ऑथर ने यही कहा है कि जो यूरिया का प्राइस है इसको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है एंड यूरिया को भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में लेकर आने की ज़रूरत है. और फर्टिलाइज़र का जो रेशियो होना चाहिए यूज़ करने का एंड जो एक्चुअली यूज़ हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम का रेशियो 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इस खरीफ क्रॉपिंग सीजन में जो रेशियो है ये है 11:5:1. एंड बाकी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात तो छोड़ ही दो. द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कैन टेक क्रेडिट कि इन्होंने इंडियन फार्मर्स को इंसुलेट किया फ्रॉम द वोलेटिलिटी इन द इंटरनेशनल प्राइसेस, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फर्टिलाइजर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे. लेकिन सरकार यहाँ पर सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से फार्मर्स को उतना ही प्राइस का पड़ा. लेकिन अगर हम देखें तो प्रॉब्लम क्या हुई, सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है. तो these price controls, formal or otherwise, have no doubt ensured adequate supplies of fertilizer and shielded farmers from the global price shocks post the Russia-Ukraine war, but they come at a cost. Center fertilizer subsidy outgo, which was rupees 81,000 crore in 2019-20, ये इंक्रीज होकर 1,53,758 करोड़ हो गई. फिर इंक्रीज होकर 2,51,339 करोड़ हो गई. फिजिकल अनसस्टेनेबिलिटी अपार्ट, देयर इज इन्वायरमेंटल कॉस्ट, जो कि यहाँ पर आप ज़्यादा नाइट्रोजन अप्लाई करो, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी आपकी कम होती है. एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का ये कहना है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम का रेशियो होना चाहिए 4:2:1, लेकिन एक्चुअली ये रेशियो एस्टिमेट किया जाता है क्लोज टू 11:5:1. इट शोज दैट फार्मर्स टुडे हैव लिटिल इंसेंटिव. फार्मर के पास यहाँ पर बहुत कम इंसेंटिव है म्यूरेट ऑफ पोटाश या डाई अमोनियम फॉस्फेट यूज़ करने के लिए. एंड फार्मर एक्चुअली यहाँ पर यूरिया ही यूज़ करता है. यूरिया की सब्सिडी जल्दी भी रिलीज हो जाती है. तो क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले यूरिया को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम में लेकर आओ, प्राइसेस इसके डी कंट्रोल करो, और जो आप सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड करो या एक्चुअली पर हेक्टेयर बेसिस पर करो. चेन्नई अलार्म. तो जो साइक्लोन है मिशोंग, इसने हिट किया चेन्नई को, एंड चेन्नई के बाद हम देख रहे हैं कि चेन्नई का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कैसे कोलैप्स होता हुआ दिखा. ड्रेनेज सिस्टम्स यहाँ पर क्लॉग हो चुके हैं. तो साइक्लोन मिशोंग हैज़ डिसरप्टेड लाइफ इन चेन्नई, बट द प्रॉब्लम फॉर तमिलनाडु's कैपिटल बिगन 2 days बिफोर द साइक्लोन मेड इट्स लैंडफॉल. हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड आ गई, हाउसेज यहाँ पर सबमर्ज हो गए, कम्युनिकेशन सर्विसेज यहाँ पर हॉल्ट हो गई, 20 लोगों की जान जा चुकी है. State government claims it acted more promptly than in the 2015 floods, which claimed more than 400 lives in Chennai. It has also said that water जो reservoir से रिलीज कर दिया गया है after people living in low lying areas, इनको जब शेल्टर प्रोवाइड किया गया तो जो वाटर इसको रिलीज कर दिया गया. बट द एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर और भी कुछ करने की ज़रूरत है. आपको यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है. आपको यहाँ पर प्लानिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है. द चेन्नई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्लेस्ड अ लार्ज मेजर ऑफ द ब्लेम कि जो हाई टाइड्स आ रही हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. लेकिन ये तो बहुत अजीब सा आर्ग्यूमेंट है कि हाई टाइड्स आ रही हैं. तो अगर यहाँ पर कोस्टल सिटी है तो हाई टाइड्स तो होंगी. तो तमिलनाडु's कैपिटल इज लोकेटेड इन अ रेन शेडो एरिया एंड मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलता है. इन रिसेंट ईयर्स चेन्नई, लाइक सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक्सपीरियंस कर रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेल्स ऑफ इंटेंस रेनफॉल. और ये सबसे बड़ा चैलेंज है सिटी के प्लैनेट्स के लिए कि जो इतनी ज़्यादा बारिश कम समय में हो जाती है एंड जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाती हैं. तो इसको हम कैसे टैकल करें? The suffering caused by the latest floods should push the state government to expedite the drainage revamp system. नेक्स्ट है किम स्टीयर. तो एक्चुअली ये जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, तो अभी अपने आंसू क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली इनके कंट्री के जो फर्टिलिटी रेट है डिक्लाइन कर रहे हैं एंड जिसकी वजह से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं वुमेन को कि आप यहाँ पर ज़्यादा बच्चे करो जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ सके. बस, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑथर ने बस यही बताया कि यहाँ पर क्यों वुमेन बच्चे नहीं कर रही, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लाइफ है ये बढ़ती जा रही है एंड इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं. तो अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है एंड कॉस्ट ऑफ लाइफ यहाँ पर बढ़ेगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होगा. तो इन एन एज ऑफ एनिमल्स एंड अल्फा मैन, अ मैनिपुलेटिव सॉफ्ट बॉय हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम द अनलाइकलीस्ट ऑफ क्वार्टर्स, सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया डिक्टेटर
किम जोंग उन वॉज मूव टू टीयर्स ऑफ द फेट ऑफ कम्युनिज्म इन हिज कंट्री एंड इन्होंने किम ने बात की कि कैसे बहुत डिक्लाइन हो रहा है एंड वुमेन को एग्जॉर्ट किया कि आप यहाँ पर ज़्यादा बच्चे करो. द डेमोग्राफिक डिमांड दो काउच्ड एट इज वॉज द रिटोरिक ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मदरहुड. ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है गैस लाइटनिंग का. गैस लाइटिंग अगर आपको पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नॉर्थ कोरियाज फर्टिलिटी रेट एट 1.88 हैज डिक्लाइन बट इज स्टिल वेल अहेड ऑफ साउथ कोरिया. तो साउथ कोरिया तो बहुत ही कम है 0.78 विच इज स्टेयरिंग एट अ जेन्युइन पॉपुलेशन क्राइसिस. लेकिन साउथ कोरिया में अगर बात करें तो वुमेन को ब्लेम नहीं किया जाता, ना ही वुमेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि आपकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन कम हो रही है. लेकिन किम जोंग उन यहाँ पर वुमेन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि आपकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन कम हो रही है. लेकिन डिक्टेटर तो ऐसे ही करता है. ही कांट आफ्टर ऑल एडमिट दैट अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सपर्ट्स द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी नॉर्थ कोरिया इज लाइकली अ रिजल्ट ऑफ हिज पॉलिसीज. तो इकोनॉमिक क्राइसिस रही लंबे समय तक जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक से ज़्यादा बच्चे. एनी ईयर्स ऑफ फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग मेजर्स तो ट्रॉमा के साथ आता है. अगर आप जैसे चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों को किडनैप किया जाने लग गया था. तो एड्रेसिंग दीज स्ट्रक्चरल इशूज रिक्वायर्स अ सिस्टम दैट इज मोर रिस्पॉन्सिव एंड नुआंस्ड, ना कि यहाँ पर आपके आंसुओं से काम चलेगा. 2024 रेस इज स्टिल ओपन. ये हम डिस्कस नहीं करेंगे एक्चुअली कि 2022 में यहाँ पर ऑपोजिशन जीत सकता है या तो रूलिंग गवर्नमेंट ही जीतेगी. गूगल जेमिनाई व्हाट इज इट एंड इज इट बेटर देन चैट GPT-4. तो गूगल जेमिनाई क्या है? एक न्यू मल्टी मॉडल जनरल AI मॉडल है जो कि गूगल का है. तो गूगल जेमिनाई अ न्यू मल्टी मॉडल जनरल AI मॉडल विच द टेक जाइंट्स कॉल सबसे ज़्यादा पावरफुल है एंड अवेलेबल है यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड थ्रू बार्ड. तो बार्ड के बारे में हम देख चुके हैं. एक्चुअली इसके यहाँ पर 3 वर्जन है, 3 साइजेस हैं. एक है जेमिनाई अल्ट्रा द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट केपेबल मॉडल. सेकंड है जेमिनाई प्रो एंड थर्ड है जेमिनाई नैनो. अब ये क्या चैट GPT से अच्छा है? तो एट द मोमेंट ये बहुत टफ है ये कहना कि ये जेमिनाई जो है ये उससे अच्छा है या नहीं है. बट इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना जा रहा है क्योंकि वीडियो से भी काम कर सकता है एंड जिसमें इंटरनेट नहीं है उन डिवाइसेस में भी काम कर सकता है. अनदर फैक्टर इज दैट जेमिनाई इज़ नाउ फ्री टू यूज़. लेकिन चैट GPT-4 इज़ ओनली फॉर पेइंग यूजर्स. तो चैट GP ने भी एक्चुअली एक वर्जन है जो कि फ्री है, दूसरा वर्जन यहाँ पर सब्सक्राइब है, तो इसमें भी अलग अलग हैं. द मेलोडी इन इंडिया इटली टाइज. तो इंडिया इटली टाइज के बारे में यहाँ पर बताया गया. तो इंडिया इटली टाइज पहले अच्छी ही थी, बीच में यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स हो गई, 2 सेटबैक्स आ गए. एक तो अगस्ता वेस्टलैंड एलिगेशंस एंड जो इटली मरीनर्स का केस था जिसमें इन्होंने 2 फिशरमैन के ऊपर गोली मार दी थी एंड जिसकी वजह से यहाँ पर रिलेशंस ख़राब हो गए थे. लेकिन बाद में रिलेशंस वापस से रिवाइव हो चुके हैं. तो इंडिया एंड इटली आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस विद लिंक्स गोइंग बैक 2000 ईयर्स. इटालियन पोर्ट सिटीज़ वर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट ऑन द स्पाइस रूट. जो वेनिशियन मर्चेंट था मार्को पोलो, ये इंडिया में आया था और इसने बताया कि क्या एक्सपीरियंसेस रहे इसके इंडिया में. जो नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने इटली को विजिट किया था. महात्मा गांधी भी इटली में रुके थे जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके वापस से आ रहे थे. लीडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे बाय द इटालियन रिवॉल्यूशनरी मजीनी, जो कि आपने वीर सावरकर का जब आप पढ़ते होगे तभी आपने मजीनी के बारे में सुना होगा. आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल रिलेशंस 1947 में स्टैब्लिश किए गए. डेकेड ऑफ सेटबैक्स. तो पहला इटालियन मरीन्स केस. तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिशरमैन के ऊपर गोलियां चला दी थी क्योंकि उनको ये लगा था कि एक्चुअली जो फिशरमैन है ये पायरेट्स हैं. तो पहला तो केस ही है. दूसरा यहाँ पर ऑगस्टा वेस्टलैंड एलिगेशंस. तो डिफेंस मेजर जो थी उसमें यहाँ पर करप्शन हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पर और रिलेशंस ख़राब हो गए थे. लेकिन बाद में रिलेशंस हमें रिवाइव होते हुए देखे हैं 2018 के बाद. तो 2018 में हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी गई थी इटली में एंड उसके बाद 2023 में पीएम जॉर्जिया मेलोनी इन्होंने स्टेट विजिट की एंड राइसिना डायलॉग में भी ये स्पेशल स्पीकर थी जिन्होंने बात की. एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर कोलैबोरेशन हो रहा है, ग्रीन इकॉनमी, ट्रांजिशन, डिफेंस को प्रोडक्शन, को इनोवेशन, ब्लू इकॉनमी. ये बेसिकली ऐसे जनरल पॉइंट्स हैं जो कि आप किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस में लिख सकते हो. मेजर आउटकम ऑफ द विजिट वॉज द कि जो बायलेटरल रिलेशनशिप है इसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना दिया गया एंड राइसिना डायलॉग में भी आई थी. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो चुका है इटली, तो स्ट्रैटेजिक टाइज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं. नेक्स्ट आर्टिकल 99 यूएन चार्टर का जो कि हम देख चुके हैं. तो यूएन चार्टर का आर्टिकल 99 ये कहता है कि सेक्रेटरी जनरल मे ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा मैटर जो कि सेक्रेटरी जनरल को ये लगता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा है. तो सिक्योरिटी काउंसिल एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन की जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. तो आपको ये बताना है इंडिया कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर की तरह रह चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का. माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स. ऑक्शन प्रोसेस क्या होता है एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है. तो 20 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ये करंटली ऑक्शन पर है कि इनको कमर्शियल माइनिंग किया जा सकता बाय द प्राइवेट सेक्टर. दे कंटेन लिथियम और जो कि बैटरीज में यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं एंड 30 में से इनमें से जो 10 मिनरल्स है इसको गवर्नमेंट ने क्रिटिकल डिक्लेयर कर रखा है. तो यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की गई है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट राइट्स रिलेटेड टू द माइनिंग ऑफ द लिथियम और इनको ऑक्शन किया जा रहा है. तो पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी दैट वॉज नेल्प, अभी यहाँ पर नई पॉलिसी लेकर आए हैं हेल्प. हेल्प में एक्चुअली यहाँ पर कॉम्पोजिट लाइसेंस दिया जाता है कि आपको एक ही लाइसेंस ग्रांट किया जाता है. अगर आपने कॉम्पोजिट लाइसेंसेस के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पर्टिकुलर मिनरल कंटेंट है तो आपका ये जो कॉम्पोजिट लाइसेंस है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा टू द माइनिंग लाइसेंस की अभी आप माइनिंग कर सकते हो.
तो ब्लॉक्स इन छत्तीसगढ़, यहाँ पर लिथियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोई भी ड्रिलिंग नहीं की गई है टू एस्टिमेट टोटल रिजर्व्स। बाकी रियासी डिस्ट्रिक्ट हमने देखा था कश्मीर में, वहाँ पर मिला है। तो माइंस मिनिस्टर टोल्ड लोकसभा इंडिया इंपोर्ट करता था लिथियम कार्बोनेट एंड लिथियम ऑक्साइड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹732 करोड़। लिथियम कार्बोनेट में 19% लिथियम होता है, लिथियम ऑक्साइड जिसको कि लिथियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इसमें 29% लिथियम होता है। तो ज़रूरी ये है कि हम इन मेटल्स को लेकर सेल्फ रिलायंट हो सकें। कोई स्पेक्टेकुलर अनाउंसमेंट नहीं होगा फरवरी के इंटरिम बजट में, जो कि वैसे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अनएथिकल होता है। इलेक्शन ईयर है, तो अगर आप इस तरीके से स्पेक्टेकुलर अनाउंसमेंट कर दोगे तो एक्चुअली आप जो रूलिंग पार्टी है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो बस आपको इंटरिम बजट क्या होता है ये पता होना चाहिए। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बस इलेक्शन ईयर में जो बजट पेश किया जाता है, क्योंकि बजट सिर्फ 2-3 महीने के लिए होगा, जो भी नई सरकार आएगी वो अपना नया बजट पेश ही करती है, तो जिसकी वजह से इसको यहाँ पर इंटरिम बजट कहते हैं। एक अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। यहाँ पर सब कुछ कवर किया जाता है। फॉर प्रीलिम्स 2024 हम एंड मेंस 2024 दोनों के लिए करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज है जिसमें प्रीलिम्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं एंड 10 FLTs फॉर प्रैक्टिस। मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड किया जा रहा है। प्राइस यहाँ पर मेंशन, आप पेमेंट कर सकते हो वाया UPI टू द गिवन UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर डिटेल्स टू द गिवन ईमेल ID। और बाकी इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, आप डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की PDF चाहिए तो वो सारा लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।